हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में अनेक बार यह कहा गया है कि इस देश के सम्मुख आज जो कठिनाइयां उपस्थित हुई है उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। इस देश के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश के समक्ष अनेकों समस्याएं आई हैं। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आए हुए विस्थापितों को बसाने में ही इस देश का अरबों रुपया खर्च हो चुका है। इस देश की गरीब जनता करों के बोझ से लाद दी गई है, फिर भी उसने किसी भी समय इस बात पर आपत्ति नहीं की। सरकार द्वारा कार्रवाई करने या न करने का प्रमाण आप किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ साल पहले अनेक स्थानों पर यह चर्चा आरंभ हो चुकी थी कि इस देश के सभी लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए। अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि 2-4 साल तक हमारी ग्रामीण जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। आज उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। उनके लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या कुछ वर्ष पहले की संख्या से 3 गुनी अधिक है। अतः आलोचना करने के पहले इस सदन के सदस्यों को चाहिए कि वे देश के प्रमुख स्थानों में जो प्रगति हुई है पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें और फिर यहाँ आलोचना करें। इस देश के लोग भले ही गरीब हैं, किंतु पिछले अनेक सालों से देश में हुई प्रगति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस देश के करोड़ों लोग आपसे और संसद से यह अपेक्षा रखते हैं कि जो कुछ उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में देश के कोने कोने में जाकर लोगों को अवगत कराया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से ही उनका मनोबल बढ़ेगा और इस देश की उन्नति में उन्हें विश्वास होगा। भले ही इस देश के सामने अनेक चुनौतियां आई हैं, किंतु इस देश ने कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा है। अतः मेरा सुझाव यह है कि संसद सदस्यों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे गांव-गांव में जाकर देश की प्रगति के बारे में लोगों को जानकारी दें। ऐसा करना देश के हित में होगा, आपके हित में होगा और जनता के हित में भी होगा। भारतवर्ष संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसे बचाए रखने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना होगा। इसके लिए हर एक आदमी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने हित को ही ध्यान में रखते हुए कार्य न करे, बल्कि देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। यही सच्चे लोकतंत्र का आधार है। इससे देश का नव निर्माण हो सकेगा और हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। जब तक देश के नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर यह कहना है कि हमारे देश के जो मालदार लोग हैं और समाज विरोधी कार्रवाइयां करते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यह बात सही है कि इस देश के प्रति जो लोग न्याय नहीं करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सब होते हुए भी यह बात माननी पड़ेगी कि इस देश की परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें व्यक्तिगत आलोचना करने से लाभ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि सब लोगों के साथ एक सा व्यवहार हो, उनको समान अधिकार मिले और सबके वेतनमान एक ही आधार पर निश्चित किए जाएं, ताकि देश में सही रूप से समाजवाद आ सके। लेकिन यह किसी के पसंद करने या ना करने का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश की परिस्थिति ही ऐसी है कि जिसके अंदर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसी हालत में इस प्रकार के कानून बनाने से या इस किस्म की पाबंदियां लगाने से देश का हित नहीं होगा। आप उसको
बना सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह सब बातें आपकी समझ में नहीं आई। इस संसार में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अक्ल के फंदे में नहीं बांधा जा सकता है, और हमारे देश का जो जन जीवन है उसमें इस किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को इस देश की जनता के हित में वापस ले लें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति नहीं चाहता हूं। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्य हैं जो कहते हैं कि वे इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वे यहाँ तो आपका समर्थन करते हैं और बाहर इस बात का विरोध करते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि जब तक आपकी पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं तब तक आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी जनता के ऊपर इस प्रकार का कानून नहीं लादा जा सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे कि लोगों में विश्वास पैदा हो सके, तब तक आपकी नीतियां इस देश में सफल नहीं हो सकेगी। आपको हर एक नागरिक को यह विश्वास दिलाना होगा कि गरीब से गरीब को भी किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा और हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान दिए जाएंगे। हर एक आदमी को विकास का पूरा मौका दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार कर ले और देश की जनता के सामने इस बात की घोषणा करें। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा और लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकेगा। किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि उस देश की आर्थिक क्षमता किस प्रकार की है। किसी भी राष्ट्र के हित में आर्थिक संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्रों की ओर से यदि हम दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ेगा कि आर्थिक क्षमता का सिद्धांत उन राष्ट्रों ने किस प्रकार से अपनाया है। आर्थिक क्षेत्र में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही देश में आर्थिक समता लाई जा सकती है। जो लोग आर्थिक समानता के सिद्धांत को मानते हैं उनके हित में यही हच्चा है कि पहले वे आर्थिक परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करें। अभी तक संसार में आर्थिक क्रांतियां सिर्फ उन लोगों के माध्यम से नहीं हुई है जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता रही है, बल्कि आर्थिक सत्ता जिनके हाथ में नहीं रही है उन्होंने ही आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया। हम यह भी मानते हैं कि आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता लेना आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह सिद्धांत सब देशों पर लागू नहीं होता है। आमतौर पर आज विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा जनहित की दृष्टि में रखकर आर्थिक शोषण को समाप्त करने की बात कही जाती है और अनेक देशों में आर्थिक अपराधों के लिए कठोर आर्थिक दंड की व्यवस्था भी की गई है। हो सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्था करना आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक हो, लेकिन फिर भी यह जनहित में आवश्यक है कि आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाए। यह जनहित में नहीं होगा कि कुछ ही लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता केंद्रित रहे। इसलिए जिनके हित में आर्थिक नीतियां बनाई जाएं, उनका ही विशेष रूप से उनमें ध्यान भी रखा जाए। हमारे देश की यह परंपरा रही है और जनहित को दृष्टि में रखकर ही आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। यदि हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की ओर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ही उनका निर्माण किया गया। उनके द्वारा ही आर्थिक प्रगति हम कर सके हैं और आज देश में लोगों की आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है। आर्थिक प्रगति से ही किसी राष्ट्र की प्रगति संभव हो सकती है। आज भी यह देखकर निराशा होती है कि हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में कई लोग ऐसे हैं जिनको जीवन की सभी आवश्यकताएं सुलभ हो सकी हैं, यद्यपि उन्होंने देश की महान सेवा की है।
ऐसे वर्गों को प्राकृतिक विपत्ति के समय और भी भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। गर्मी, सर्दी व बरसात तीनों मौसम इनके लिए कष्टदायक हैं। गर्मी में घरों में बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। सर्दी में कपड़े न होने से ठंड से मरते हैं। बरसात के दिनों में घरों के अंदर पानी भर जाने या बाढ़ में बह जाने से जान माल दोनों की क्षति उठानी पड़ती है। धन्यवाद।